नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी का आज एक स्पेशल एपिसोड आप समझ सकते हैं। हम विजय चौक पर मौजूद हैं, संसद भवन के बिल्कुल करीब। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिल्ली के द्वारका में हैं, जहां पर वो देश के एक बड़े एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है अब से थोड़ी देर पहले। और अब वो थोड़ी देर के अंदर विश्वकर्मा योजना का भी शुभारंभ जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन आज कहानी कुर्सी की में हम बात करेंगे आज के दिन होने वाली राजनीति की। सबसे पहले आपको मेहमानों से मिलवा दें। रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, जिनको आप रोज़ देखते थे, आज वो भी हमारे साथ यहाँ आउटडोर हमारे सेट पर मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय जी बहुत स्वागत आपका भी। और देवेंद्र पराशर, लगातार उन्हें आप सुन रहे हैं मेरे साथ। देवेंद्र, आपका भी एक बार फिर स्वागत। और आज वैसे तो हमारे देश में राजनीति करने के लिए किसी एक विशेष दिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आज जैसा हमने बताया आपको कि ये नई योजना लॉन्च हो रही है, ये नया एग्जीबिशन सेंटर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। एक नई मेट्रो लाइन के एक हिस्से का, उसका भी आज इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया है, मेट्रो की सवारी भी की है, और आज उनका जन्मदिन भी है। तो इस सब को लेकर के जो पॉलिटिक्स हुई वो हम आपको बताएंगे। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर उनका इस एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए जाना, इस स्कीम के लॉन्च का दिवस जो है उनका जन्मदिन के तौर पर उसका चयन किया जाना, इसके पीछे जो सोच है, ओबीसी वोट की बात की जा रही है, चुनावों से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, उस सब पर आज हम बात करेंगे। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 73वां जन्मदिन है और आज का दिन उन्होंने चुना एक अपनी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च करने के लिए, जिसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले से की थी। और आज उनके जन्मदिन के मौके पर वो योजना लॉन्च होने जा रही है। और एक और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश को वो दे रहे हैं, जब उन्होंने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। साथ ही एक नई मेट्रो लाइन का एक फेज़ का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये तो आज की कहानी कुर्सी की में पहली तस्वीर की हमने चर्चा की, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं और वहां से वो अभी लाइव बोलने भी वाले हैं। आज का दूसरा मुद्दा, प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो तो अब सभी लोग देश भर में, खास करके जो बड़े नेता होते हैं, उनको बधाई देते हैं। ये चलन भी है, होना भी चाहिए। लेकिन बधाई के साथ साथ आज और क्या शब्द लिखे गए उस पर भी ज़रा हमको बात करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह, उन्होंने पहले लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई। बड़ी अच्छी बात लगी तब तक तो, लेकिन आगे उन्होंने लिख दिया ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। तो ये वो देश के प्रधानमंत्री के लिए लिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये बात कह रहे हैं। अब आज के दिन किसी को भी आप जन्मदिन की बधाई दे रहे हो तो क्या आप इस तरीके से अपना संदेश भेजेंगे? और इसमें कौन सी उनको नई मर्यादा दिखाई दी, या इसके ज़रिए उन्होंने आज कौन सा बड़ा तीर मारा है, इस पर आगे हम लोग बात कर सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो आज डाला। उस वीडियो के ज़रिए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक जीवन की जितनी यात्रा रही है, एक तरीके से उसको अपनी आवाज़ में कहने की कोशिश की। अमित शाह, हम सब जानते हैं, दशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथी हैं। वो इस वीडियो के अंदर अपनी आवाज़ में ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना क्यों अपने आप में एक अनूठी बात है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को नरेंद्र मोदी को समझना हो तो केवल ये नहीं कि वो इतने वर्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद इतने वर्षों से प्रधानमंत्री हैं, बल्कि उससे पहले जो उनकी दशकों की पब्लिक लाइफ है, उसमें जो संघर्ष है, उसके पीछे भी झांकना होगा। देश की राजनीति में आना ये महज कोई अकस्मात नहीं था। अगर मोदी जी के 20 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के समझने हैं तो उसके पहले के 30 साल तक की हुई तपस्या के अंदर झांकना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर सफल 20 साल को आप समझ पाएंगे। एक व्यक्ति सब कुछ त्याग कर घर से निकलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ता है, सब कुछ त्याग कर कार्यालय में साफ सफाई करने से लेकर मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बनता है। संगठन के मूल सिद्धांतों को समझकर गुजरात जैसे विशाल प्रदेश के कई गांवों में स्कूटर पर जाकर, कई दिन तक पैदल चलकर
गरीब से गरीब घर का संपर्क करता है, भाजपा की संघ की विचारधारा का प्रचार प्रसार फैलाव करता है और ये करते करते देश की समस्याओं की जानकारी लेता है, गरीबों के दुख दर्द को समझता है, अपने आप को गरीबों के दुख दर्द के साथ जुड़ता है और फिर चिंतन कर कर इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करता है। मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी करने का काम किया। मैंने अनेक पद पर देखा है मित्रों, वही फकीरी मस्ती के साथ, सादगी के साथ जीने वाला आदमी राजनेता नरेंद्र मोदी जैसा मेरे जीवन में नहीं। समर्थ स्वामी रामदास ने जो कल्पना करी थी उपभोग शून्य स्वामी की, वो उपभोग शून्य स्वामी की व्याख्या को इस युग के अंदर मोदी जी ने चरितार्थ किया है। इसी का कारण है जनता उनको मानती है, जनता उनको स्वीकारती है, जनता उनका सम्मान करती है। एक स्टेट्समैन जैसी छवि हर समस्या को मानवीय अवगुणों से, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठकर सोचने का एक पद्धति समग्र विश्व और समग्र भारत में उनको अलग बनाकर रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आगे नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। तो ये गृहमंत्री अमित शाह के शब्दों में आपने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन की जो यात्रा है उसका वृतांत सुना। और इसके लिए बहुत ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री की विचारधारा के, नरेंद्र मोदी की विचारधारा के समर्थक हैं या उनके प्रशंसक हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, हर्षवर्धन जी अगर शीर्ष पर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और अगर ये बात कही जा रही है कि भाई वो व्यक्ति शीर्ष पर बैठा तो आपको दिखाई दे रहा है, आज वो फैसले लेता है जो उसकी, उस पर आप लोग बात करते हैं, हम लोग सब देखते हैं, लेकिन यहाँ तक वो पहुँचा कहाँ से? वो पहले जब मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले कितने दशकों का लंबा जो है संघर्ष है या यात्रा है, उसकी ओर बात करनी चाहिए। नहीं, निश्चित तौर सौरभ जी, और सबसे पहले तो ऋग्वेद का एक श्लोक है, यो विश्व जगतम करोत्यः सह विश्वकर्मा, यानी संपूर्ण जगत के जो रचनाकार हैं वो भगवान विश्वकर्मा हैं। आज विश्वकर्मा जयंती है, उसकी भी शुभकामनाएं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, वो दीर्घायु हों और भारत को विकास पथ पर ले जाएं, इसकी भी शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी की राजनीति प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन दरअसल एक व्यक्ति जो बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आता है, दुनिया के जितने अभाव होते हैं वो सब उसके जीवन में रहे, लेकिन उसके बाद एक संगठन के संपर्क में आना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्णकालिक प्रचारक होना और एक दृष्टि के साथ काम करना, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि ढेरों प्रचारक होते हैं, हर साल निकलते हैं, उनमें से अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब जिस भूमिका में रहे उसको पूरी ईमानदारी से निर्वाह किया। जो लोग उनके प्रचारक जीवन को जानते हैं, जो लोग पार्टी में संगठन के शिल्पी के तौर पर उनकी भूमिका जानते हैं, चाहे वो गुजरात में रही हो या फिर देश के अलग अलग राज्यों में जब उनको भेजा गया, या फिर पार्टी के संगठन महामंत्री के तौर पर, और जब वो मुख्यमंत्री गुजरात बनकर गए तो हर कोई उस वक्त भी यही कहता था कि पटेल डोमिनेटेड राजनीति वाले भारतीय जनता पार्टी के ढांचे में कहां नरेंद्र मोदी फिट बैठेंगे। और उस वक्त ऐसा नहीं है कि सवाल बड़े कम थे, उस वक्त गुजरात भले ही विकसित राज्यों की श्रेणी में पहले से था, लेकिन उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं और उन सब से नरेंद्र मोदी निकलकर आगे आते हैं। और अगर आज उनका जन्मदिन है, उस जन्मदिन के साथ ढेर सारी योजनाएं जुड़कर आ रही, तो मुझे लगता है दोनों ही स्वागत योग्य है। इसमें राजनीति करने की जगह कहां बचती है? नहीं, राजनीति तो हो रही है, मैं बताऊंगा आगे किस किस तरीके से हो रही है, लेकिन आज चलिए ये अच्छा मौका है और हम तो यहाँ खड़े भी हैं देश की नई संसद के सामने। हमारे पीछे आपको नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दिखाई दे रहा है। विजय जी ने तो इतने वर्षों तक, दशकों तक जो है रिपोर्टिंग करी है। सर, संपादक बनने के बाद तो वो सब नहीं बंद हो गया ना? नहीं, यही करता रहा हूँ मैं, संपादक बनने की बात नहीं रही। ठीक है, नहीं, लेकिन आपके पास बड़े किस्से होंगे नरेंद्र मोदी के। जो है बहुत पहचाना हुआ, ये इलाका तो खैर आपका कर्म भूमि है आप। जी, कर्म। नहीं, नरेंद्र मोदी के गुजरात जाने से पहले के तो कई वृतांत होंगे आपके पास। बहुत हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से बहुत लंबी मुलाकात रही, लेकिन पहले
प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना सबसे ज़रूरी बात मैं समझता हूँ। वो दीर्घायु हों और देश के लिए जो काम कर रहे हैं उस पर काम करते रहें। आप लोगों ने जब जाना नरेंद्र मोदी को सबसे पहले तो किस रूप में जाना? संगठन के तौर पर कि संगठन में वो किस तरह से काम कर रहे हैं। उस समय वो पार्टी का काम यहाँ देख रहे थे। गुजरात से मैं उनका लंबे समय से उनसे मेरा परिचय रहा है, 85 के बाद से करीब करीब। और वो गुजरात में रहे तब भी मेरा उनसे परिचय रहा। फिर दिल्ली में आए, और जब कई लोग मजाक करते हैं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मैं इस इलाके में, हिमाचल जाते हैं तो वो कहते हैं मैं इस इलाके को जानता हूँ, इस इलाके में गया, हरियाणा जाते हैं तो वहाँ आया। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने संगठन में आरएसएस के तौर पर भी और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर भी देश भर में अलग अलग इलाकों में जाकर पार्टी का काम किया, और उनका कार्यकर्ताओं के साथ एक ऐसा कनेक्ट रहा है कि वो आज 25 साल बाद भी वो उन लोगों को जानते हैं। मैं ऐसे भी कई मौके जानता हूँ कि वो कोई बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हो और उनका कोई परिचित, ऐसा परिचित जो दोस्त जैसा हो, वो सभा में हो तो वो उसको आवाज़ देकर भी, मतलब सभा में भी संबोधन कर सकते हैं कि भाई आपसे मुलाकात करेंगे। तो उस तरह का परिचय और संगठन का काम उनका लगातार रहा है। गुजरात का काम, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, 2001 में वो गुजरात जब गए थे, 7 अक्टूबर 2001, वो विकसित तो राज्य था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे संकट के दौर से गुजर रही थी गुजरात में। उनकी सरकार जो है, उससे पहले जो ये भूकंप आया था गुजरात में, उससे निपट रही थी, और केशुभाई पटेल की सरकार बिल्कुल फेल हो गई थी। एक तरह से लग रहा था कि यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम होगा, और नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र मोदी उस समय तो बहुत समय से गुजरात नहीं थे, वो दिल्ली में और हरियाणा, हिमाचल, पंजाब का काम भी देख रहे थे, पार्टी का काम देख रहे थे। उसके बाद उन्हें वहाँ भेजा गया, और उन्होंने उस पूरे भूकंप के दौरान, पहले वो काम कर रहे थे जब वो यहाँ पर थे, तो भी भूकंप जब आया तो वो संगठन के तौर पर काम करते रहे। लेकिन जब 2001 में उनको जिम्मेदारी मिली, वो उस समय एमएलए भी नहीं थे। पहली बार हुआ, नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी एमएलए नहीं थे, पहली बार विधानसभा में गए हैं। और जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार संसद आए थे, उससे पहले वो संसद नहीं आए थे। लेकिन उन्होंने पूरी गुजरात की शक्ल बदल दी। गुजरात सरकार के लिए बहुत मुश्किल था, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। जब वाजपेयी जी और अडवाणी जी यहाँ पर जो लीडरशिप थी, उनको लग रहा था कि ये सरकार कैसे बचेगी, कैसे काम चलेगा, क्योंकि बहुत नाराजगी थी केशुभाई पटेल की सरकार को लेकर, कामकाज को लेकर। और नरेंद्र मोदी, अनपॉपुलर गवर्नमेंट उनके हाथ में दी गई। अनपॉपुलर से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और उसको कोई चैलेंज के तौर पे स्वीकार कर ले, और उस पर तुरंत काम हुआ। और उसके बाद भी ये हिम्मत दिखाएं कि आप अर्ली इलेक्शन करवा के जनता के सामने जाएं और वो लड़ाई लड़ें और फिर जीतकर बहुमत के साथ आएं। सर, मैं अभी चाहता हूँ, मैं आज जहाँ जो बात गृहमंत्री ने कही ना कि भाई इससे पहले का जो उनकी तपस्या है किस्म की सार्वजनिक जीवन की, वो कोई नहीं जानता। तो आज थोड़े वो, क्योंकि लोग भी जानना चाहते होंगे भाई सीएम बनने से पहले प्रधानमंत्री कहाँ, नरेंद्र मोदी कहाँ रहते थे जी, कैसे रहते थे, किस घर में रहते थे। हमने पुराने जो है बड़े छोटे छोटे इंटरव्यू पढ़े हुए हैं कि एक कमरे के मकान में कहीं, वो भी किसी सांसद के मकान में कहीं कोई एक संघानी जी के, दिलीप संघानी के घर में रहा करते थे एक कमरे में। और जब वो पार्टी के महासचिव बन गए तो जो पार्टी का, बीजेपी का पुराना दफ्तर होता था 11 अशोका रोड पर, उसमें एक छोटा कमरा होता था पिछवाड़े में, उसमें एक तख्त लगा हुआ होता है और एक छोटा सा इतना 1 फीट 1.5 फीट का कांच लगा हुआ है, और बाकी सब व्यवस्था है, कुछ और व्यवस्था नहीं। वहीं पर वो रहते थे और सारा काम पार्टी का वहीं से लगातार करते रहे। मैं वडनगर भी गया हूँ, वडनगर में उनका घर बहुत छोटा सा रहा, जो उनका गृह जिला है, उस शहर को, उस दुकान को भी मैंने देखा, जो चाय की दुकान है जो रेलवे का क्रॉसिंग होता है। उनके विरोधी तो कहते हैं उन्होंने कभी चाय बेची ही नहीं स्टेशन पर। वो लोग वहाँ पर रहे होंगे तो इसलिए मैं उनको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता कि वो बेची थी कि नहीं बेची थी, लेकिन मैं उस पूरे इलाके को और उस व्यवस्था को जानता हूँ और उनके कामकाज को भी जानता रहा हूँ कि संगठन के तौर पे जब वो लगातार काम करते रहे। और वो दौर वो था जब भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं थी। ये बात को समझने की हमें आज दिखाई देता है, ये नहीं था भारतीय जनता पार्टी। आज तो आप हर कुछ भी बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। एक छोटी सी बात जोड़ दूँ, यशोभूमि का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया कन्वेंशन सेंटर का। ये यशोभूमि जो नाम है ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।